नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैप्टर से पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मौर्य साम्राज्य की अंतिम ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी थी। आज हम भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर लेके आए हैं शुंग वंश। चूँकि हम द डायनेस्टी ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो प्रमुख साम्राज्य जो हैं, इनमें शुंग वंश की भी ऐतिहासिक जानकारी पूछी जाती है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि मनुस्मृति की रचना का काल, पतंजलि के महाभाष्य का जो रचना है उसका काल, या फिर अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन सा शासक था शुंग वंश का जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, आदि सवाल सारे के सारे निकल कर हमारे सामने आते हैं। भारतीय स्थापत्य कला के अंदर जो पलस्तर होता है यह किस वंश की देन है, आदि सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुंग वंश जो है, इनका शासनकाल अर्थात जो प्रमुख शासक हुए हैं, इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है 187 ईसा पूर्व से लगाकर 73 ईसा पूर्व तक इनका संपूर्ण शासनकाल हमें देखने को मिलता है। बात करें कि शुंग वंश ने अपने शासनकाल के दौरान कुल कितने वंशों तक भारतीय जो शासन पद्धति इसमें शासन किया है, तो समय बताया जाता है कुल 112 वर्षों तक शासन। 112 वर्षों तक शुंग वंश के शासकों ने शासन किया था। अब हम बात करते हैं कि शुंग वंश जो है ये किस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर उभर कर भारतीय इतिहास की जो राजनीति है इसमें अपनी स्थिति जो है मजबूत बनाता है। कौन सा वंश खत्म होता है और शुंग वंश की नींव रखी जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं शुंग वंश के संस्थापक के बारे में। तो शुंग वंश जो है, इनके संस्थापक जो हैं, इसका नाम बताया जाता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बताया जाता है शुंग वंश का संस्थापक। अब हम बात करते हैं शुंग वंश की जो स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने किस कंडीशन के आधार पर की थी। क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य अपनी अवनति के काल में था, अपने जो शासनकाल के अंत के समय में था, ऐसी स्थिति में उत्तर भारत के ऊपर कुषाण, शक और यूनानी जो आक्रमणकारी हैं, इनका अधिक से अधिक प्रभाव बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बताया जाता है बृहदत्त मौर्य, इसने संपूर्ण शासक को बड़ी कठोरता या फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इसको हैंडल नहीं किया, जिसके कारण जो पुष्यमित्र शुंग जो बताया जाता है, इसका अमात्य का अर्थ होता है सैनिक। पुष्यमित्र शुंग ने इसका लाभ उठाते हुए बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी। तो इसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक ऐतिहासिक साम्राज्य है। इसको हम नोट बनाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य की दुर्बलता, मौर्य साम्राज्य की दुर्बलता के कारण, मौर्य साम्राज्य की दुर्बलता के कारण भारत पर, मौर्य साम्राज्य की दुर्बलता के कारण भारत पर यूनानियों, शकों व कुषाणों के आक्रमणकारी प्रभाव बढ़ने लगे। कुषाणों, शकों और यूनानियों के आक्रमणकारी भारत के ऊपर जो प्रभाव हैं वो बढ़ने लगे। चूंकि यह जो मौर्य साम्राज्य बताया जाता है, इसका अंतिम जो शासक हमें देखने को मिलता है, इसका नाम बताया जाता है बृहदत्त मौर्य। अब बृहदत्त मौर्य जो है, इसका अमात्य बताया जाता है। अमात्य का अर्थ होता है सैनिक। इसका प्रमुख जो सैनिक सेना नायक बताया जाता है, जिसका नाम बताया जाता है पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की क्या कर दी?
हत्या कर दी। हत्या करने का एक और इतिहासकार रीजन बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार बृहदत्त मौर्य की जो हत्या हमें देखने को मिलती है, यह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्यों की गई थी, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो इतिहासकारों के अनुसार यूनानियों ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर अपना जो प्रभावी क्षेत्र जिसमें दो प्रमुख रूप से क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, एक बताया जाता है पांचाल और दूसरा बताया जाता है मथुरा। चूंकि यूनानियों ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके पांचाल और मथुरा को अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया और पांचाल और मथुरा को विजित यानी जीत करके यह यूनानी, इनका जो प्रभाव है यह पाटलिपुत्र तक बढ़ गया था। पाटलिपुत्र तक यूनानियों का प्रभाव जो है पाटलिपुत्र तक बढ़ गया था। चूंकि पाटलिपुत्र के ऊपर यूनानियों के आक्रमण को या प्रभाव को होते हुए देख अपने राजा की दुर्बलता का फायदा उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की क्या कर डाली, हत्या कर डाली। अब बृहदत्त मौर्य की जो हत्या कर डाली है पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी डिटेल हमें किस ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। यह जो डिटेल है हमें हर्षचरित्र में मिलती है। किस में मिलती है? हर्षचरित्र जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें ये डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है। इसके रचनाकार का नाम बताया जाता है बाणभट्ट। तो साथियों, हमने मौर्य साम्राज्य की जो अवनति है उसकी डिटेल पढ़ी, साथ ही यूनानी शकों और कुषाणों के प्रभाव जो उत्तर भारत में बढ़ने लगे हैं उसकी डिटेल पढ़ी, साथ ही पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का प्रथम शासक या संस्थापक बताया जाता है, उसके द्वारा अपने मालिक बृहदत्त मौर्य की जो हत्या करने का जो वर्णन हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो शुंग वंश हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी ऐतिहासिक जानकारी हमें किन किन ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से पढ़ने को मिलती है। किन किन ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो ऐतिहासिक स्रोत जो शुंग वंश की डिटेल बताते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने नोट्स जो संजो रहे हो आप उसके अंदर इसको जरूर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं शुंग वंश के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। शुंग वंश के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से बताए जाते हैं, शुंग वंश की ऐतिहासिक जानकारी हमें किन किन ग्रंथों के अंदर पढ़ने को मिलती है, कौन सा जैनी ग्रंथ है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है और भारतीय हिंदू जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, इन किन में शुंग वंश की डिटेल ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। शुंग वंश के ऐतिहासिक स्रोत, शुंग वंश के ऐतिहासिक स्रोत यानी साधन कौन कौन से बताए जाते हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है पुराणों के बारे में। तो पुराणों में भी हमें शुंग वंश की डिटेल जो है बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलती है। नंबर 2, दूसरा जो ऐतिहासिक स्रोत बताया जाता है जिसे हर्षचरित्र के नाम से जाना जाता है। हर्षचरित्र की रचना जो है कादम्बरी के द्वारा संस्कृत में की गई थी। किसके अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर हर्षचरित्र की रचना की गई थी और हर्षचरित्र सम्राट जो हर्षवर्धन है इसका दरबारी कवि बताया जाता है आपके बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, तीसरा जो ऐतिहासिक हमें ग्रंथ पढ़ने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है आपके पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य,
पतंजलि के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित महाभाष्य जो है, इसमें भी हमें जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है, इसमें भी हमें शुंग वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। चौथा जो स्रोत देखने को मिलता है वो है आपके कालिदास का। कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत जो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है उसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र नामक रचना में हमें शुंग वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। बात करें अगर अन्य और किन स्रोतों में हमें शुंग वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है, तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में एक रचनाकार हुए जिनका नाम था मेरुतुंग। मेरुतुंग का एक रचना हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है शेरावली। शेरावली जैन साहित्य, जैन रचनाकार जो हुए हैं मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया शेरावली, और शेरावली ग्रंथ में हमें शुंग वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। बात करें अगर बौद्ध साहित्य की, बौद्ध साहित्य वो कौन सा है जिसमें हमें शुंग वंश की डिटेल पढ़ने को मिलती है, तो बौद्ध साहित्य का नाम बताया जाता है दिव्यवदान। दिव्यवदान जो है इसमें हमें शुंग वंश की जो डिटेल है यह पढ़ने को मिलती है। तो हमने शुंग वंश के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त कर ली है। और बताना चाहता हूं कि जब उत्तरी भारत के ऊपर यूनानी अर्थात यवनों का प्रभाव बढ़ा है, आक्रमणकारी प्रभाव जब बढ़ा, तब पुष्यमित्र शुंग ने अपने जो राजा हैं बृहदत्त मौर्य, इनकी हत्या करके इस वंश की नींव रखी थी। चूंकि ये जो हत्या का षड्यंत्र है इसमें शातवाहन वंश का भी योगदान देखने को मिलता है, और इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी भाग पर यूनानी शक और कुषाणों का भी योगदान हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने शुंग वंश की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि शुंग वंश वह वंश था जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा केवल एक ही बताया जाता है, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग बताया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के अलावा जितने भी 4 से 5 राजा बताए जाते हैं, या तो वो भोग विलासी बताए जाते हैं या फिर उनका ज़्यादा प्रभाव जो है राजनीति में देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण 112 वर्षों तक ही शुंग वंश जो है भारतीय राजनीति में मौजूद रहता है अपनी सुदृढ़ता के साथ में। अब हम बायोग्राफी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग की ऐतिहासिक उपलब्धियां, इनके वंश का नाम पढ़ लेते हैं, इनके कुल का नाम पढ़ लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंग की जो ऐतिहासिक उपलब्धि हैं, उनकी राजधानी के बारे में भी हम जरूर बात कर लेते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हम पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग की ऐतिहासिक जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना चला। तो इनका जो कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 187 ईसा पूर्व से लगाकर इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 148 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। अब हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो बताए जाते हैं, इन्होंने शासक बनने के बाद में, राजगद्दी हासिल करने के बाद में, इनकी जो राजधानी है वह किस नाम से बताई जाती है, जानी जाती है, तो राजधानी बताई जाती है शुंग वंश की पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना बताया जाता है। अगर पूछ ले कि पाटलिपुत्र से संबंधित अगर प्रसिद्ध डक यार्ड कौन सा बताया जाता है, गोदीबाड़ा या बंदरगाह, तो उसका नाम बताया जाता है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता है। पूर्वी क्षेत्र का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली जो क्षेत्र या नगर बताया जाता है, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सबसे प्रमुख रूप से उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग जो है, इनका वंश कौन सा हमें बताया जाता है। तो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक जो मत मिला है इसके वंश के बारे में, तो वंश बताया जाता है ब्राह्मण।
अगर आपसे पूछ ले कि ब्राह्मण होते हुए इन्होंने शस्त्र शास्त्र उठाए, साथ ही अगर पूछ ले इनकी तुलना किस किस के साथ में की जाती है, तो पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनकी तुलना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ब्राह्मण जो प्रसिद्ध हुए इनमें परशुराम से इनकी क्या की जाती हैं, तुलना की जाती हैं। बात करते हैं और वंश के बारे में, और एक इतिहास का जो साहित्यकार जिसका नाम है कालिदास। कालिदास ने अपने ग्रंथों में, कालिदास जिसे संस्कृत भाषा का रस सिद्ध कवीश्वर के नाम से जाना जाता है, तो कालिदास ने पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनका कौन सा वंश बताया है, तो कालिदास के अनुसार इनके वंश का नाम बताया जाता है बैम्बिक वंश। बैम्बिक वंश, बैम्बिक वंश का बताया जाता है पुष्पमित्र शुंग को। अगर बात करें कि पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनके कुल का नाम क्या बताया जाता है सर्वाधिक मतानुसार, तो इनका जो कुल हमें देखने को मिलता है यह है भारद्वाज। भारद्वाज कुल में जन्म बताया जाता है पुष्पमित्र शुंग का, जो ब्राह्मणों की एक ब्राह्मण बताए जाते हैं। तो भारद्वाज इनके कुल का नाम बता दिया। अब हम बात करते हैं कि पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनकी तुलना पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो हैं की तुलना, पुष्यमित्र शुंग की तुलना या अन्य किस नामों से जाने जाता है पुष्पमित्र शुंग, तो सर्वप्रथम नाम हमें देखने को मिलता है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, और उसके बाद में हमें नाम देखने को मिलता है कृपाचार्य, और इसके अलावा एक और ब्राह्मण जो प्रसिद्ध हुआ था अपने शस्त्र और शास्त्रों के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे, उनमें नाम आता है परशुराम। परशुराम के नाम से भी पुष्पमित्र शुंग को जाना जाता है। इतिहासकार ये अटकलें बताते हैं कि पुष्पमित्र शुंग ने भले ही अपने मालिक की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया या संस्थापक बनाया शुंग वंश का, लेकिन अगर पुष्यमित्र शुंग नहीं होता, शुंग वंश को स्थापित नहीं करता, तो समूचे उत्तर भारत के ऊपर यूनानियों का यवन राज्य स्थापना हो जाती। संपूर्ण भारतीय जो राजनीति है उसे यवनों के द्वारा रौंद दिया जाता। अब हम बात करते हैं पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनकी उपलब्धियां। पुष्पमित्र शुंग की ऐतिहासिक उपलब्धियां हमें कौन सी देखने को मिलती हैं, तो पुष्पमित्र शुंग ने जो यज्ञ करवाया है शासक बनने के बाद में, उस यज्ञ का नाम है अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन। अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है पुष्पमित्र शुंग ने किन के विरोधों को रोकने के लिए, किन का विरोध करने के लिए, या फिर किन की शक्तियों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए यह यज्ञ करवाया, तो लिखना है यूनानियों के प्रभाव को रोकने के लिए। यूनानियों के प्रभाव को रोकने हेतु, यूनानियों के प्रभाव को रोकने के लिए पुष्पमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ करवाया, तो नाम आता है अश्वमेघ यज्ञ। इनकी दूसरी उपलब्धि हमें कौन सी देखने को मिलती है, तो दो ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है जो बौद्ध ग्रंथ थे। एक का नाम आर्य मंजूश्री मूलकल्प और दूसरा बताया जाता है दिव्य वदान। ग्रंथ आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री मूलकल्प व दिव्य वदान के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प व दिव्य वदान के अनुसार जो पुष्यमित्र की डिटेल हम पढ़ रहे हैं, तो पुष्यमित्र के बारे में लिखा है आर्य मंजूश्री मूलकल्प व दिव्य वदान में कि पुष्यमित्र जो हैं बौद्ध धर्म जो हैं इनका नाश करने वाला, बौद्ध धर्मियों के ऊपर अत्याचार करने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्मियों पर
अत्याचार करने वाला बताया है, अत्याचार करने वाला बताया है, अत्याचार करने वाला बताया है। और यही ग्रंथ बताते हैं कि पुष्पमित्र शुंग जो बौद्ध धर्म को खत्म करने, अनुयायियों को खत्म करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति एक बौद्ध व्यक्ति का सिर, अगर कोई भी व्यक्ति एक बौद्ध व्यक्ति या बौद्ध भिक्षु का सिर लाएगा, उसे 100 स्वर्ण सिक्के दिए जाएंगे। 100 स्वर्ण सिक्के की पेशकश की जाती थी पुष्पमित्र शुंग के द्वारा। ये कौन से ग्रंथ बताते हैं हमें? तो नाम आता है आर्य मंजूश्री मूल कल्प व दिव्य वदान के अनुसार। बात कर लेते हैं पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनकी तीसरी उपलब्धि के बारे में। अब हम बात करते हैं पुष्पमित्र शुंग की तीसरी उपलब्धि। तीसरी जो उपलब्धि हमें देखने को मिलती है पुष्पमित्र शुंग की, वह बताई जाती है यूनानी यानी यवनों का सफल प्रतिरोध। यवनों का सफल प्रतिरोध, यवनों का जो सफल प्रतिरोध है वह पुष्पमित्र शुंग के द्वारा किया गया, नहीं तो उत्तर भारत की संपूर्ण राजनीति के ऊपर प्रभाव हो जाता यवनों का। यवन अर्थात यूनानी शासकों का पराभव हो जाता था। किसका उद्भव हो जाता था? किसका? यवनों का उत्तरी भारत की राजनीति के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि पुष्पमित्र शुंग जो शासक बताए जाते हैं, इसके शुंग वंश में अन्य कौन कौन से शासक हुए हैं, शासकों के नाम पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर। तो बात कर लेते हैं शुंग वंश के अन्य शासकों के बारे में। तो हमने पुष्पमित्र शुंग जो हैं इनकी राजधानी, इनकी तुलना जो किससे की गई उनके बारे में, इनके वंश के बारे में और इनके कुल के बारे में जानकारी ली। साथ ही 2 से 3 जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में सविस्तार हमने वर्णन किया। अब हम बात कर लेते हैं शुंग वंश के अन्य शासकों के बारे में। शुंग वंश के जो अन्य शासक हैं, ज़्यादातर जो शासक हैं वो भोग विलासी बताए जाते हैं, जिनके कारण इनके अपने ही साम्राज्य के जो अन्य जो सेवक हैं, गण हैं, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनका प्रभावहीन बताया जाता है। तो बात करते हैं शुंग वंश के अन्य शासक। शुंग वंश के जो अन्य शासक हमें देखने को मिलते हैं, इनमें सबसे पहले जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके अग्निमित्र का। अग्निमित्र के बाद में दूसरा जो शासक हमें देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है सुजय श्रेष्ठ। सुजय श्रेष्ठ नाम बताया जाता है दूसरा शासक। और तीसरा जो शासक हमें देखने को मिलता है शुंग वंश का, उसे सुमित्र के नाम से जाना जाता है। सुमित्र के नाम से तीसरा शासक। चौथा जो शासक हमें देखने को मिलता है उसका नाम वज्रमित्र। वज्रमित्र शासक का नाम हमें बताया जाता है। चौथा जो अन्य शासक है, उसके बाद में 5वां जो शासक हमें देखने को मिलता है इसका नाम भागवत। और छठा और अंतिम जो शासक हमें देखने को मिलता है शुंग वंश का, उसे देवभूति के नाम से जाना जाता है। देवभूति के नाम से जाना जाता है, जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है शुंग वंश के शासकों के रूप में। तो इनमें वापस एक बार इनको कंठस्थ कर लेते हैं। अग्निमित्र हो गया, उसके बाद में सुजय श्रेष्ठ हो गया, उसके बाद में सुमित्र, वज्रमित्र, भागवत और देवभूति शुंग वंश के पुष्पमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कह सकते हैं, या फिर अन्य शासकों में इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। शुंग वंश की जो ऐतिहासिक जानकारी हम पढ़ रहे हैं, तो शुंग वंश की और कौन कौन सी देन भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलती है, तब हम बात कर लेते हैं शुंग स्थापत्य। शुंग स्थापत्य कला के बारे में हम बात कर लेते हैं। और शुंग स्थापत्य में हम बात कर लेते हैं भवन निर्माण शैली और मूर्ति
निर्माण। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इतिहासकार ये बताते ज़रूर हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं यह अत्याचारी शासक था जिसने ब्राह्मणों के बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर, बौद्ध अनुयायियों के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार किया। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप है, बरहुत का स्तूप है, इनका जो निर्माण जो है यह शुंग वंश के शासन काल में बताया जाता है। तो एक तरफ से इस चीज को खारिज करते हैं भारतीय इतिहासकार। तो शुंग वंश की जो स्थापत्य कला की जो अप्रीतम या सर्वोत्तम या अद्वितीय जो देन बताई जाती हैं वह शुंग कालीन अर्थात शुंग वंश का जो शासन काल है, शुंग कालीन भवनों में पलस्तर। शुंग वंश के शासन काल में जो भवन बनाए जाते थे वह उनमें अगर पलस्तर की बात की जाते हैं तो पलस्तर की कला पलस्तर की जो कला है यह अद्वितीय बताई जाती है, अद्वितीय बताई जाती है पलस्तर की कला। चूंकि मौर्य शासन काल में सम्राट अशोक के जो शासन काल बताया जाता है, इनमें जो ये पलस्तर करने की जो कला है यह कहाँ किस देश से भारत आई थी, तो नाम बताया जाता है ईरान। अब हम बात कर लेते हैं शुंग स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं। तो सर्वप्रथम नाम आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है, तो सांची का स्तूप पड़ता है आपके मध्य प्रदेश के अंदर, और इसे विरासत विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसको शामिल किया गया। तो नंबर 1 हो गया सांची का स्तूप। दूसरे नंबर पर जो प्रमुख स्थापत्य कला की अप्रीतम सौंदर्य की जो देन बताई जाती शुंग वंश की, उसका नाम है बरहुत का स्तूप। बरहुत का स्तूप बताया जाता है। नंबर 3, तीसरा जो प्रमुख स्थापत्य कला की देन बताई जाती है शुंग वंश की, वो पूना के निकट भज मंदिर। नंबर 3, पूना के निकट भज मंदिर जो है ये प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट बताया जाता है शुंग काल की देन में। और अजंता के चैत्य। नंबर 4, अजंता के चैत्य। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि बौद्ध धर्म हम पढ़ चुके हैं, तो अगर पूछ लिया जाए विहार किसे कहते हैं, चैत्य किसे कहा जाता है, स्तूप किसे कहा जाता है, हर्मिका किसे कहा जाता है, तो इसके लिए हम एक स्तूप के बारे में जानकारी ले लेते। स्तूप जो है इसकी स्थापत्य कला किस प्रकार से बताई जाती है, तो स्तूप जो बताया जाता है ये अर्धचंद्र के रूप में बनाया जाता था। स्तूप जो विश्व विख्यात जो स्तूप हमें देखने को मिलता है सांची का स्तूप, यह इस आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया था। जो विश्व का जो प्रसिद्ध सांची का स्तूप हमें भारत के अंदर जो सांची का स्तूप हमें देखने को मिलता है, इसकी अगर स्थापत्य कला की बात करें तो ये मौर्य काल की अप्रतिम सौंदर्य की बात बताई जाती है। देखो सुनो आप कि स्तूप के अंदर कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में खुलकर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्तूप जो ये गोलाकार अर्धचंद्र होता है, इसे अंड के नाम से जाना जाता है, इसे अर्धचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि स्तूप में प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तो स्तूप के चारों तरफ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो फेरी लगाई जाती हैं, यहाँ इस अर्धगोलाकार के चारों तरफ, इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। यह हो गया प्रवेश द्वार। और अगर पूछ ले कि बौद्ध स्तूप में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पवित्र वस्तु कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं आपके हर्मिका। तो हमने थोड़ी बहुत चुटपुट सी जानकारी ले ली है बौद्ध स्तूप के बारे में। विश्व प्रसिद्ध जो स्तूप अपना भारत का सांची का स्तूप, अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे बड़ा जो स्तूप हमें देखने को मिलता है वो श्रीलंका का स्तूप हमें देखने को मिलता है। श्रीलंका में सबसे बड़ा स्तूप बनाया गया था। बात करते हैं हम अजंता के चैत्य, या फिर मैंने जो आपके सामने सवाल रखे थे विहार। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान को विहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है।
अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहां पर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं चैत्य। अब चैत्य जो अजंता के चैत्य बताए जाते हैं, इनमें कक्ष नंबर 9, कक्ष यानी कमरा नंबर 9 जो काटकर बनाई गई हैं चट्टानों को, यह किस काल की देन बताई जाती हैं? शुंग काल की देन हमें बताई जाती हैं। बात करते हैं और अन्य उपलब्धियों की, शुंग वंश के शासन काल की अन्य उपलब्धियां। अन्य उपलब्धियों में शुंग वंश की कौन कौन सी देन बताई जाती है भारतीय इतिहास में? तो नंबर 1, मनुस्मृति, मनुस्मृति की रचना का काल। मनुस्मृति की रचना काल जो किस वंश के समय हुई थी? शुंग वंश के समय। नंबर 2, दूसरा है पतंजलि, पतंजलि के महाभाष्य की रचना। पतंजलि के महाभाष्य की रचना किस वंश के शासन काल में हुई? तो नाम बताया जाता है शुंग वंश। और अगर एक बार सवाल पूछा भी गया था, प्रसिद्ध जो साहित्यकार पतंजलि का जुड़ाव किस वंश से बताया जाता है? तो वंश का नाम बताया जाता है शुंग वंश। शुंग वंश की जो ऐतिहासिक संपूर्ण डिटेल है उसके बारे में हमने सविस्तार जानकारी ली, जिसमें शुंग वंश का जो उद्भव है भारतीय राजनीति में किस प्रकार हुआ, पुष्यमित्र शुंग जो हैं इनके वंश हैं, कुल है, इनकी उपलब्धियां, ऐतिहासिक उपलब्धियां और इसके प्रमुख जो उत्तराधिकारी हैं इनकी संपूर्ण हमने बात की। साथ ही शुंग वंश की भारतीय इतिहास में कौन सी देन हमें देखने को मिलती हैं यह भी हमने पढ़ा। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो अन्य उपलब्धि बताई जाती हैं, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का प्रचलन, पुनः प्रचलन, वैदिक धर्म का पुनः प्रचलन जो है यह शुंग वंश के शासन काल में बताया जाता है। तो साथियों, आज हमने मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पढ़ा, जिससे 5 से 7 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं अनेक कंपटीशन के माध्यम से अपने को पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाए। इसलिए इसे पुनः एक बार सीरियस मोड में हमें जरूर वापस पढ़ना है और कंठस्थ करना है। महामारी का दौर है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबसे ज़्यादा आप पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।